Good morning, dear students. This is Ankita from भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज बांदा। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है संक्रामक रोग या फिर इन्हें हम संचारी रोगों के नाम से भी जानते हैं। आज हम संक्रामक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि रोग क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और कुछ संक्रामक बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग आज ये भी जानेंगे कि हमें इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोग क्या होते हैं और ये होते क्यों हैं। तो रोग जो होते हैं ये कुछ ना कुछ जब हमारे शरीर में कमी रह जाती है, जब हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, हम अच्छा आहार नहीं लेते हैं, हम बाहर के जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या फिर हमारी जो दिनचर्या होती है वह नियमित नहीं होती है, हमारे जो सोने जगने का खाने का जो समय होता है वह निर्धारित नहीं होता है, या फिर कुछ अन्य बाहरी कारण भी होते हैं जैसे बाहर की परिस्थितियाँ, प्रदूषण, ये सभी, या फिर जो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य होता है उसकी मानसिक परिस्थितियाँ, यदि वह लगातार लंबे समय तक तनाव की अवस्था में है, अपनी क्षमता से अधिक मेहनत कर रहा है, तो इन सभी कारणों से शरीर में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो शरीर की क्रिया प्रणाली है वह सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को हम रोग का नाम देते हैं। अब ये जो रोग होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ रोग तो इनमें से ऐसे होते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, जो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं, हमें हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से आनुवांशिक रूप में मिलते हैं। तो ये जो रोग होते हैं ये आनुवांशिक होते हैं, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें जन्म के बाद मिलती हैं, वह किसी न किसी कमी के कारण से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी बीमारियां ये भी कई प्रकार की हो सकती हैं। ये या तो संक्रामक हो सकती हैं, असंक्रामक हो सकती हैं। आज हम चर्चा करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में, जो बीमारियां हमें किसी न किसी रोगजनक के द्वारा होती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, इन सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम संक्रामक रोगों का नाम देते हैं। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाती हैं। ये बीमारियां जब किसी व्यक्ति को हो जाती हैं तो उसके संपर्क में आने से, या फिर हवा, भोजन और पानी, इन सब के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती हैं। ये सभी बीमारियां हम संक्रामक रोगों के नाम से जानते हैं इनको। चलिए देखते हैं कुछ बीमारियों के बारे में। इनमें से जो सबसे पहली, सबसे प्रमुख बीमारी है जो अक्सर लोगों को हो जाया करती है वो है सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड। जुकाम अक्सर लोगों को हो जाया करता है मौसम के बदलने पर। जब मौसम बदलता है तो यह एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो लोगों को हो जाती है। इस रोग का कारण कई प्रकार के वायरस होते हैं। इनमें से जैसे राइनो वायरस या कोरोना वायरस फैमिली के कुछ वायरस प्रमुख होते हैं। कॉमन कोल्ड होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई वायरस सम्मिलित रूप से इस बीमारी को फैलाने का कार्य करते हैं। जब किसी को जुकाम होता है तो सबसे पहले जो उसमें प्रारंभिक लक्षण विकसित होते हैं, उसका जो श्वसन मार्ग होता है, उसकी श्वसन मार्ग की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसके नासा छिद्रों में कड़ापन आ जाता है, और जो अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे खांसी
बहना, गले में खराश, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। साधारण जुकाम लगभग 1 हफ्ते की अवधि में धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह जो रोग होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब कोई व्यक्ति छींकता है तो जो छींकने से ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके माध्यम से यह दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। व्यक्ति यदि छींक रहा है, उसे खांसी आ रही है तो उसे हमेशा अपने नाक पर, मुंह पर कपड़ा ढकना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसकी जो वस्तुएं हैं वह जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उन वस्तुओं के संपर्क में आने से दूसरे अन्य व्यक्तियों को बचना चाहिए। व्यक्ति को सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाए। तो इस रोग से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली हम वैक्सीन या दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और रोगी को अच्छा संतुलित आहार देना चाहिए। इसके बाद जो अगली बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है हैजा या कॉलरा। हैजा या कॉलरा यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी यह कॉमा के आकार का एक बैक्टीरिया होता है। जब यह रोग होता है तो इसमें सामान्य रूप से जो रोगी में लक्षण उत्पन्न होते हैं वह होता है व्यक्ति को लगातार इसमें दस्त होने लगते हैं, व्यक्ति को बुखार आने लगता है और जब उसे लगातार दस्त होते हैं तो उसके कारण उसका शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है और उसकी नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति के शरीर में जल और आवश्यक जो लवण होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए जब हमें कुछ ना कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। यदि व्यक्ति को यह रोग हो गया है तो हमें उसके शरीर में जो पानी और मिनरल्स की कमी हुई है उस कमी को पूरा करने के लिए उसे ORS का घोल देना चाहिए या फिर उसे हम संतरे का जूस, नींबू का रस, अमृत धारा इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। जब व्यक्ति की हालत थोड़ी स्थिर हो जाती है तब हम उसे भोज्य पदार्थ देते हैं, लेकिन भोज्य पदार्थ ऐसे दिए जाते हैं जो कि वह आसानी से पचा सके। अर्ध तरल या तरल अवस्था वाले भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे हम उसे फटे दूध का पानी, जौ का पानी, ये सभी चीजें दे सकते हैं। इसमें व्यक्ति को सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि यह जो रोग होता है यह अशुद्ध जल से फैलता है। अशुद्ध जल से या फिर अशुद्ध भोजन और अशुद्ध दूध से फैलता है। तो भोजन में सावधानियां रखनी चाहिए। रोगी व्यक्ति को जो जल दिया जा रहा है वह उबाल कर देना चाहिए, उबाल कर ठंडा किया हुआ जल देना चाहिए। बाहर का, बाजार का खुला हुआ भोजन, कटे हुए फल, ये सभी भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। यदि दूध बाहर लंबे समय तक खुला रखा हुआ है तो ऐसा दूध भी उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दूध को उबालकर अच्छे से पकाने के बाद ही देना चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के आसपास स्वच्छता होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर मक्खियाँ ना पैदा हो सकें। ये जो मक्खियाँ होती हैं वे इस रोग के वाहक का कार्य करती हैं। रोगी के दस्त, मल, मूत्र इन सब पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो वो इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने का कार्य करती हैं। इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली जो बीमारी है वह है खसरा या मीजल्स। यह जो रोग होता है यह मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। इस रोग में जो बच्चा होता है
4 से 5 दिन हो जाते हैं तो ये दाने धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और 8 से 10 दिन के बाद यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस रोग में हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा है उसे एक स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। वह जो चीजें प्रयोग कर रहा है उसको दूध दिया जा रहा है, अगर बच्चा बहुत छोटा है दूध पीने के लिए बोतल का प्रयोग करता है तो उसकी जो बोतल है वो अच्छी तरह से धुली हुई होनी चाहिए। बोतल में रखा हुआ दूध, अगर वह दूध बहुत अधिक समय तक बोतल में भरा रखा है तो उसे ऐसे ही नहीं देना चाहिए। उसकी जो बॉटल होती है उसे पानी में अच्छे से उबाल कर धोना चाहिए। बच्चे को ठंड से भी बचाना चाहिए, क्योंकि जब ये रोग होता है तो ऐसे में उसे निमोनिया होने की भी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बच्चों को हमें ठंड से बचाकर रखना चाहिए। अगली बीमारी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह जो रोग होता है यह ऑर्थोमिक्सोवायरस से होता है। इसमें भी खांसी और जुकाम जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोग के फैलने का माध्यम होता है व्यक्ति की छींक या खांसी। जब वह छींकता है या खांसता है तो इस रोग के जो जीव होते हैं वह ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस रोग में व्यक्ति को छींकें आती है, खांसी आती है, उसके श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है और यदि परिस्थिति गंभीर होती है तो उसको, यदि और गंभीर परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति के फेफड़ों तक इन्फेक्शन फैल सकता है। इस रोग से बचने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को छींकते खांसते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। उसे नाक में या मुंह में कपड़ा रखना चाहिए और यदि वह नाक में मुंह में हाथ लगा रहा है बार बार तो उसे बार बार अपने हाथ धोने की आदत विकसित करनी चाहिए। इससे बचने के लिए जो रोगी व्यक्ति है उसको यूकेलिप्टस के तेल से भीगे हुए कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इसमें नेजल स्प्रे भी कारगर है। रोगी में इस रोग के खिलाफ क्षमता विकसित करने के लिए उसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इस तरह की एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सावधानियां रखनी चाहिए। जो रोगी व्यक्ति की प्रयोग की हुई वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आने से अन्य व्यक्तियों को बचना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग किया गया हर सामान, जैसे उसके रुमाल, तौलिया, इन सभी चीजों को अच्छे तरह से गर्म पानी में धोना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग किया हुआ हर एक सामान विसंक्रमित किया जाना चाहिए। क्षय रोग या टीबी। इसके बाद जो अगली बीमारी के बारे में हम जानेंगे वह है क्षय रोग या टीबी। यह जो रोग होता है यह माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। यह रोग कई प्रकार का हो सकता है। इसमें शरीर के कई अंगों में संक्रमण हो सकता है। जो इन्फेक्शन होता है मुख्यतः फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। टीबी जो सबसे प्रमुख होने वाली टीबी है वह फेफड़ों की टीबी होती है। इसमें जो जीवाणु होता है वह फेफड़ों में संक्रमण करता है और जब वह जीवाणु लंबे समय तक फेफड़ों पर रहता है तो इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, बलगम बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है और जब स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ साथ कभी कभी खून भी आने लगता है। फेफड़ों की टीबी के अतिरिक्त इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हड्डियों पर भी होता है।
हड्डियों के टीबी में क्या होता है, जो व्यक्ति की हड्डियां होती हैं वे एकदम कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। या फिर आंत की दीवार में भी संक्रमण होता है। आंत की दीवार में लगातार धीरे धीरे संक्रमण होता रहता है। इस टीबी का शुरुआती स्टेज में पता नहीं चल पाता है। जब परिस्थिति गंभीर हो जाती है तभी इसका पता चलता है। धीरे धीरे जब आंतों की दीवारों में घाव होने लगते हैं और मल के साथ कभी कभी खून भी आने लगता है। तो जो टीबी होती है वह कई प्रकार की हो सकती है। कई अंगों में इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों में, हड्डियों में, आंतों में। इस रोग में व्यक्ति को लगभग हर समय बुखार का अनुभव होता रहता है। बुखार रहता है, उसे कमजोरी आती है, धीरे धीरे उसके शरीर का वजन कम होने लगता है और उसे भूख भी नहीं लगती है। यह रोग पोषण की कमी से हो सकता है। यदि उसके आहार में पौष्टिक तत्व नहीं पाए जा रहे हैं, पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो इस रोग होने की संभावना रहती है। या फिर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक मेहनत कर रहा है, बहुत अधिक काम कर रहा है, तो भी उसको इस रोग के होने की संभावना रहती है। या फिर लगातार मानसिक तनाव से घिरे रहने वाले व्यक्ति में भी इस रोग के होने की संभावना होती है। यह जो रोग होता है यह एक संक्रामक रोग है, बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। तो जो इस रोग का रोगी व्यक्ति है उसे दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। रोगी के थूक, बलगम इन सभी को विसंक्रमित किया जाना चाहिए। रोगी जिस भी वस्तु का प्रयोग कर रहा है उसकी बेडशीट, चादर, तौलिया इन सबको अलग रखना चाहिए और उसे किसी न किसी विसंक्रामक पदार्थ से धोना चाहिए। रोगी के खाने के बर्तन भी अलग होने चाहिए और जो भी व्यक्ति रोगी के पास जा रहा है उसकी परिचर्या करने के लिए उसे भी अपनी नाक और मुंह ढककर ही रोगी के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम जो अगली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, चेचक या स्मॉल पॉक्स। यह जो रोग होता है यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। इस रोग में जो शुरुआती लक्षण पैदा होते हैं वो व्यक्ति को बुखार आता है, धीरे धीरे उसका जो चेहरा होता है वो लाल पड़ने लगता है और उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकलने लगते हैं। ये जो दाने होते हैं सबसे पहले चेहरे पर निकलते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और इन दानों में मवाद भर जाता है। जब कुछ दिन हो जाते हैं, लगभग 8 से 10 दिन के बाद ये दाने धीरे धीरे सूखते हैं और इनमें पपड़ी बनने लगती है और इन दानों के सूखने के बाद ये जो पपड़ी होती है वो झरने लगती है। इस रोग से बचाने के लिए ये जो पपड़ी झड़ रही है उसे एकत्र करके जला देना चाहिए। रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से अन्य लोगों को बचना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग की हुई किसी भी वस्तु को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसकी बेडशीट, चादर, तौलिया इन सबको अच्छे से धोना चाहिए, विसंक्रमित किया जाना चाहिए और रोगी व्यक्ति के संपर्क में लोगों को कम से कम आना चाहिए। तो ये जो कुछ बीमारियां थी जो संक्रमण के कारण फैलती हैं और ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि संपर्क में आने से ही फैल जाती हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाती हैं। तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं, इन संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख जो उपाय होता है किसी भी बीमारी से बचने के लिए वह होता है स्वच्छता। हमें अपने आसपास, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, हम जिस भी जगह हैं हर जगह हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बरसात के मौसम में बहुत अधिक बढ़ती हैं, बरसात के मौसम में फैल जाती हैं। तो इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जब बारिश होती है तो कई
बारिश का पानी भर जाता है और जब यह पानी लगातार भरा रहता है तो इसमें मच्छर, मक्खी इस तरह के और भी कई जीव पनपने लगते हैं जो इन बीमारियों के वाहक का कार्य करते हैं। तो अपने घर पर या फिर घर के बाहर कहीं भी आसपास जल भराव नहीं होने देना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर भी गंदगी से बचना चाहिए। धूल, मिट्टी इन सब से बचाव रखना चाहिए। विसंक्रामक धुआं करना चाहिए। यह उपाय हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर में नीम के पत्तों को जलाकर यह उपाय किया जा सकता है। मोहल्ले में, पूरे शहर में यह उपाय नगर पालिका के द्वारा किया जा सकता है। कीटनाशक जो धुआं होता है उसका छिड़काव करना चाहिए। और मच्छर भी बहुत ही बड़ा कारण होते हैं कुछ बीमारियों का, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इन सब बीमारियों को फैलाने का कार्य मच्छर करते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। हमें हमारे घर में जो खिड़कियां होती हैं, रोशनदान है, उन सब में जाली लगानी चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए तो उन्हें पूरी बांह के कपड़े पहनाना चाहिए या फिर कोई मच्छररोधी क्रीम लगाने के बाद ही उन्हें घर से बाहर निकलने देना चाहिए। और भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो संपर्क से फैलती हैं, एक दूसरे के वस्त्र, जैसे दाद। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमें एक दूसरे के कभी वस्त्र नहीं प्रयोग में लाने चाहिए। रोगी के संपर्क में हमें कम से कम आना चाहिए। और इस प्रकार की बीमारियां जो संपर्क से फैलती हैं, हमें हमारे कपड़ों की स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। कपड़े यदि हमारे नमी युक्त हैं, नमी और या फिर जो पसीना, इनकी वजह से भी संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता है। सीलन भरी जगहों में संक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो नमी युक्त ना हो, उन्हें धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए। हमें हमारे घर को सीलन से बचाना चाहिए। सीलन युक्त जगह या फिर नमी युक्त जगह इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने रोगों के बारे में जाना कि रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ संक्रामक रोगों के बारे में भी हमने जाना, और ये भी जाना संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।